अब हम देखते हैं कि फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सेल्फ जो प्रोडक्ट होता है किसी भी वेक्टर का, वो तो उसके रिज़ल्ट्स क्या आते हैं हमारे पास। तो अगर हम देखें सेल्फ वेक्टर, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा था कि हमारे पास एक वेक्टर है ए, ठीक है। तो इस वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं तो फिर रिज़ल्ट क्या, यानी कि ए वेक्टर का इसी ए वेक्टर के साथ ही हम क्या ले लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट जो आएगा तो वो आएगा नल वेक्टर। क्या आएगा बेटा? नल वेक्टर। तो इसको ज़ीरो नहीं कह देना। क्या नहीं कह देना बेटा? ज़ीरो। इसका हम जैसे डॉट प्रोडक्ट में कहते थे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या आता था बेटा? ज़ीरो। क्या आता था? उधर हम ज़ीरो का वर्ड यूज़ करते थे क्योंकि बेटा उधर सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड थी हमें। क्या रिक्वायर्ड थी? अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ क्या रिक्वायर्ड होती है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर क्या बन जाते हैं? वेक्टर। क्या बन जाता है बेटा? अब ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाती है? ज़ीरो, और उसकी कोई ना कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन हम ले सकते हैं, तो फिर वो वेक्टर क्या बन जाता है? नल वेक्टर। क्या बन जाता है बेटा? नल वेक्टर। तो यहाँ पे ज़ीरो का वर्ड यूज़ नहीं करना बेटा, ठीक है। तो नल वेक्टर कैसे बनता है ज़रा देखिएगा कि हम कहते हैं कि ए क्रॉस ए, ठीक है, यानी कि सेल्फ वेक्टर का प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा? ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल। अब क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं तो इनके दरमियान एंगल कितना होगा? 0 डिग्री बेटा, ठीक है। और एंगल कितना है? 0 डिग्री। थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे? 0 डिग्री। अब ये होती है मैग्नीट्यूड, ये क्या होती है बेटा? और अगर इसके साथ हम लगा दें एनी यूनिट वेक्टर तो वो क्या बन जाएगी? डायरेक्शन। बेटा बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखिएगा, एनी यूनिट वेक्टर क्या होती है? डायरेक्शन बताती है किसी वेक्टर की, और वो हमेशा क्या होती है बेटा? नॉर्मल टू द प्लेन। क्या होती है बेटा? नॉर्मल टू द प्लेन। बेटा बात समझ आ गई? तो नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब है कभी वो प्लेन के आउटवर्ड होगी, कभी प्लेन के इनवर्ड होगी बेटा, ठीक है। दोनों केसेस में नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर ये और ये, ठीक है। दोनों केसेस में क्या है? एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। तो अब ज़रा देखो कि साइन ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। तो जब ये साइन ज़ीरो की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम? ज़ीरो, तो ये पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो। डायरेक्शन ज़ीरो नहीं होगी। तो ये बेटा ज़ीरो उसकी मैग्नीट्यूड और इन टू द एन यूनिट वेक्टर, ठीक है बेटा। तो ये मिलकर क्या बन जाता होता है? एक नल वेक्टर बन जाता है, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। और उसके ऊपर क्या लगाते हैं? एक एरो, इस तरह से। तो पता क्या चला कि सेल्फ प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है बेटा? सेल्फ प्रोडक्ट किस केस में बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में बेटा। बात समझ आ गई? किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। अच्छा दोबारा समझो बेटा, क्या कि हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट लेना है हमने वेक्टर्स का। इन सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है मैं हूँ तो मेरे साथ ही मैं खुद ही मल्टीप्लाई हो जाऊँ, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाए बेटा। ए वेक्टर कोई और नहीं है, वो खुद ही है। बात समझ आ गई? तो ये दोनों आपस में क्या हो गया? हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्या कर देना बेटा? क्रॉस मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब होता है? क्या फार्मूला होता है? याद है? इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द थीटा इनटू द एन यूनिट वेक्टर बेटा। ये फार्मूला हमने पढ़ा था लास्ट टाइम ना। तो अब देखो ये ए है और ये लेट्स सपोज बी है, ठीक है। जिस बी का नाम हमने क्या रखा हुआ है? ए से क्या हो रहा है? क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो ए की मैग्नीट्यूड तो दूसरे ए की मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगी? मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद क्या लेते हैं? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। तो ये बन जाएगा साइन 0। बात समझ आ गई? इन टू एन यूनिट वेक्टर, ये हर जगह आएगा ऐसे ही जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे बेटा। समझ आई? तो अब इस साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? जब ये 0 हो जाएगा ये, तो पूरा ये इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो गया, पूरा आंसर क्या आ जाएगा? 0। बात समझ आ गई? और ये एन यूनिट वेक्टर तो 0 नहीं हो जाएगा, ये तो उसके साथ मौजूद रहेगा बेटा, ठीक है। तो अब ये उसकी मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर की और ये उसकी क्या है बेटा? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलकर क्या बना देते हैं? वेक्टर। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? 0 है। तो इस वेक्टर को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम क्या है? नल वेक्टर। अब बात समझ आई है? पक्की बात है? कसम उठवा लेता तो हम अक्सर। ये क्या है बेटा? नल वेक्टर, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखो कि अब हमने करना क्या है कि अब इसकी एप्लीकेशन है। इसकी क्या है बेटा?
एप्लीकेशन है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, ये हम किस लिए इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है, इस वेक्टर की अगर हम मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ ज़रा कि ए क्रॉस बी, सिर्फ ये लिख दें कि ए बी साइन ऑफ थीटा, ये क्या है, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड है बेटा। क्या है, किसकी, ए क्रॉस बी की। तो हम इसके आगे क्या लगा देते हैं, मॉड। क्या लगा देते हैं बेटा, ये मॉड लगाने से क्या बन जाता होता है, मैग्नीट्यूड बन जाता था। अब यहाँ पे हमने डायरेक्शन नहीं लगाई इसके साथ, तो जब मैग्नीट्यूड होती है तो उसके साथ डायरेक्शन नहीं आती होती है। अब ये स्केलर चीज़ है, ये क्या है बेटा, स्केलर है। जैसे इसके साथ यहाँ पे हम लगा देंगे एनी यूनिट वेक्टर, तो इसके साथ ये मोड ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा वेक्टर बन जाए। क्या बन जाएगा बेटा, वेक्टर। तो ये जो इसकी जो मैग्नीट्यूड है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो इस्तेमाल होती है किसके लिए, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिर हमें 6 प्रॉपर्टीज़ की क्या बन जाएगी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बात समझ आ गई, पैरेललोग्राम। अभी हम देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे ना इसको, ज़रा गौर से समझना। पैरेललोग्राम का मतलब पता है क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या हों बेटा, पैरेलल और इक्वल भी हों बेटा। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या हों, पैरेलल हों और इक्वल हों। ठीक है बेटा। तो अब ज़रा देखो, इसको हम कह देते हैं ये ए वेक्टर है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है बेटा, बी वेक्टर है। ठीक, तो अब ज़रा देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई इनटू हाइट। ठीक है बेटा, लेंथ क्या है, ए है ये। ठीक है, अच्छा अब ज़रा देखो, हाइट जब आप मेजर करवाते हैं अपनी, तो आप क्या ऐसे टिल्ट होकर हाइट मेजर करवाते हैं, बिल्कुल इरेक्ट खड़े होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होकर आप अपनी हाइट मेजर करवाते हैं बेटा। ठीक है, तो अब ज़रा देखो, अब ये जो वेक्टर है ये हाइट है और ये क्या है बेटा, लेंथ है। अब ये जो हाइट है ये क्या बिल्कुल स्ट्रेट है, नो। तो हम क्या करेंगे कि इसका कोई ऐसा कंपोनेंट लेंगे जो कि बिल्कुल स्ट्रेट हो और इसके ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो। बात समझ आ गई। तो ज़रा देखिएगा, हम इसके ऊपर क्या करेंगे बेटा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये बेटा। बात समझ आ गई। अगर यहाँ पे एंगल बनता है थीटा, ठीक, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जिसको हम बी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। बी वाई किसके बराबर होता है, बी साइन ऑफ थीटा के। किसके बराबर होता है बेटा, बी साइन ऑफ थीटा। बात समझ आ गई। और ये एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है ये बी एक्स के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है बेटा, बी कॉज ऑफ थीटा के बेटा। बात समझ आ गई। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि हाइट अब ये स्ट्रेट है, ये परपेंडिकुलर है इसके बेटा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम वो ये है। समझ आ गई। तो हम क्या लिख देंगे कि भाई ए तो पहले से मौजूद है और बी साइन ऑफ थीटा ये हमारे पास आ गया। तो अब देखो ये क्या बन गया, ए बी साइन ऑफ थीटा। अब ए बी साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, ए क्रॉस बी मॉड के बेटा, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। किसके बराबर है बेटा, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर्स का मॉड। बात समझ आ गई, मुश्किल बात तो नहीं कर दी हमने कोई। तो पता क्या चला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दरअसल वेक्टर प्रोडक्ट है किसका, दो वेक्टर्स का, और वेक्टर प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड लेनी है आपने। क्या लेनी है बेटा, क्योंकि एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया क्या है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा। बात समझ आ गई। कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इसकी मैग्नीट्यूड। बात समझ आ गई। कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो।
अब हम लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। वो प्रॉपर्टी है बेटा ये कि अगर आपके पास वेक्टर्स जो हैं इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों, वेक्टर्स इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हों, तो फिर आप उनको कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या उनको कैसे वेक्टर प्रोडक्ट लेंगे या कैसे उनको क्रॉस प्रोडक्ट में उसको ढालेंगे बेटा, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब ये है बेटा कि आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है। उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर, आगे हाँ बात समझ आ गई। इसी तरह आगे अब दूसरा बी वेक्टर भी होगा बेटा, वो क्या होता है? बी एक्स आई यूनिट वेक्टर, बी वाई जे यूनिट वेक्टर एंड बी जेड के यूनिट वेक्टर बेटा, बात समझ आ गई। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो किस तरह से निकाला जाता है? इसके दो तरीके हैं। कितने तरीके बेटा? दो तरीके। एक तो तरीके जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था, एक इधर क्या करेंगे ए क्रॉस बी, तो फिर ए के कंपोनेंट्स लिखेंगे सारे ये ऐसे ही, फिर दरमियान में क्या साइन लगाएंगे? क्रॉस का, फिर बेटा ये बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे ये वाले, तो उनको आपस में क्या कर देंगे? नंबर वाइज मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कहीं पे रिज़ल्ट 0 आएगा, कहीं पे रिज़ल्ट कुछ यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में आएगा बेटा, ठीक है। तो फिर हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बना लेंगे। वो भी हम तरीका क्या करते हैं, आपकी बुक में जो तरीका नहीं दिया हुआ उसको हम स्टार्ट करते हैं, पहले उसको समझते हैं कैसे रिज़ल्ट आता है। तो बेटा ज़रा देखिएगा कि आपके पास जब ये ए क्रॉस बी आपने मालूम करना होता है तो आप लेते हैं डिटर्मिनेंट। क्या लेते होते हैं बेटा? डिटर्मिनेंट लिए हुए आप लोगों ने, पहले मैट्रिसेस पढ़े थे, फिर उनका डिटर्मिनेंट लिए होंगे 10th क्लास में मैट्रिक में बेटा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ले लेंगे इधर, लेकिन वो डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आपने 2/2 के लिए होंगे, 3/3 के भी लिए थे। ये बेटा आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यूनिट वेक्टर्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे बेटा? यूनिट वेक्टर्स। ये यूनिट वेक्टर 3 है, एक आई जे एंड के, वही इसमें है बेटा, ठीक है। तो ये है बेटा क्या? आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर बेटा। ये पहली रो में आपने ये 3 यूनिट वेक्टर्स लिख लिए हैं बेटा, ठीक है। कोई बात ज़्यादा समझ ना आए ज़रा पूछ लो। पहली रो में क्या करेंगे आप? ये 3 यूनिट वेक्टर्स लिख लेंगे, ठीक। दूसरी रो में हम क्या करेंगे? जो पहला वेक्टर मौजूद है उससे कंपोनेंट्स लिख देंगे। क्या कर देंगे बेटा? हाँ, आई के साथ कौन सा कंपोनेंट है? ए एक्स, तो हम लिखेंगे ए एक्स, इसके नीचे लिख देंगे बेटा। जे के साथ कौन सा कंपोनेंट है? तो वो उसके नीचे लिख देंगे। के साथ कौन सा कंपोनेंट है? तो वो उसके नीचे लिख देंगे बेटा, बात समझ आ गई। अब बी के कंपोनेंट्स लिखेंगे लास्ट में। तो बी के आई के साथ कौन सा कंपोनेंट है? बी एक्स। जे के साथ कौन सा कंपोनेंट है? बी वाई। और के साथ कौन सा कंपोनेंट है? वो उसके नीचे लिख देंगे बेटा। कोई बात मुश्किल लगी हो ज़रा पूछ लो। अब हम करेंगे इसको एक्सपेंड। क्या करेंगे बेटा? एक्सपेंड। क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे बाय R1, रो 1 के ज़रिए करेंगे, ठीक है बेटा। तो रो 1 के जैसे ज़रिए करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? फ़र्ज़ कर लें इस एंट्री के ज़रिए हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये वाली एंट्री क्या करेगी बेटा कि जिस रो में है वो रो भी ख़त्म हो जाएगी, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, और जो जिस कॉलम है उस कॉलम को भी क्या कर देंगे बेटा? निगलेक्ट कर देंगे। बात समझ आ गई? बाकी क्या बच गए? ये 4 एंट्रीज़ बेटा, बात समझ आ गई। तो अब ज़रा देखिए क्या करेंगे हम इसके साथ। हम करेंगे, लिखेंगे कि आई यूनिट वेक्टर, अब ये 4 चीज़ें बची थी, इनको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई इनटू ए वाई बी जेड। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दरमियान में साइन क्या लगाएंगे? माइनस का, ठीक है बेटा। अब ये ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा बी वाई ए जेड बेटा, बात समझ आ गई। ये काम आप पहले करते रहे हैं, ये वाला काम नहीं किया। अब ये 4 बच गए, 2/2 ऑर्डर बचे। क्या बच गया बेटा? 2/2 का और डिटर्मिनेंट आप लेते रहे हैं पहले, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, फिर दरमियान में माइनस का साइन लगाते थे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, बात समझ आ गई। ये पहले आपने क्या किया? 3/3 को 2/2 में रिड्यूस किया, एक रो को और एक कॉलम को डिलीट करके या नेगलेक्ट करके, नज़रअंदाज करके, तो फिर 2/2 के ज़रिए हमने इसको क्या ले लिया बेटा? डिटर्मिनेंट ले रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो दरमियान में साइन लगाएंगे माइनस का, जे यूनिट वेक्टर, बात समझ आ गई। पहला जो साइन है वो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, अगर हम आगे बढ़ाना चाहें इसको, ठीक है बेटा। लेकिन फिर एक हम इस तरह रूटीन रखें, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से, ठीक।
वो मैं समझाता हूँ, वो मैथ का रूल है, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। उसका बेटा होता है -1 की पावर i प्लस जे, ठीक है। i प्लस जे को हम m प्लस n कर देते हैं। m होती है रो और n होती है कॉलम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रो कौन सी है फर्स्ट, और कॉलम भी क्या है 1 + 1 2, -1 की पावर 2, आंसर क्या आएगा +1, तो +1। अब ये कौन सी रो है बेटा 2, फर्स्ट रो है, कॉलम कौन सा है सेकंड, 2 + 1 तो -1 की पावर 3, आंसर क्या आएगा, समझ आ गई। ये कौन सी रो है फर्स्ट रो है, और कॉलम कौन सा है, क्या सम आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, फिर -1 फिर +1। बेटा बात समझ आ गई। ये तरीक़ेकार है इसका। पहले एंट्री, अब ये लाजमी नहीं कि पहली एंट्री पॉजिटिव हो दूसरी नेगेटिव हो, पहली नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आप इसकी पोजीशन मालूम करना चाहें तो इसकी पहली एंट्री नेगेटिव आएगी, फिर इसकी पॉजिटिव आएगी, फिर इसकी नेगेटिव आएगी। बात समझ आ गई। इस तरह से चेंज होता रहता है बेटा रो बाय रो। ये बात समझ आ गई। तो अब हम देखते हैं कि भाई जे के साथ इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो अब जे की रो ख़त्म कर देंगे और जे का कॉलम भी ख़त्म कर देंगे। बचेगा क्या, ये और ये। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा, ax bz माइनस bx इंटू az। बेटा बात समझ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे प्लस के साथ। अब ज़रा देखो ये ख़त्म और ये ख़त्म, बाकी अब बचा ये, ठीक है। तो ये इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ax by माइनस bx इंटू ay। बात समझ आ गई। मुश्किल बातें तो नहीं कर रहे हम कोई। तो अब ज़रा देखो कि हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको थोड़ा एंड में लिख लेंगे, ay bz माइनस az इंटू by इंटू आई यूनिट वेक्टर। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस, यहाँ से माइनस अंदर चला गया, यहाँ क्या बच जाएगा, पता ना इस बात का। तो ये बन जाएगा जो नेगेटिव है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव वैल्यू। ये बनेगा az bx माइनस ax bz इंटू जे यूनिट वेक्टर। अब जे के साथ नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि नेगेटिव आपने क्या कर दिया था, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। बात समझ आ रही है, कसम उठाओ। चलो अब बेटा अगले स्टेप में आ जाओ। के साथ क्या करेंगे, अब ये तो है ही पॉजिटिव, अंदर वैसे की वैसे सारी चीज़ें आ जाएंगी, ax इंटू बी वाई माइनस ए वाई इंटू बी एक्स इंटू के यूनिट वेक्टर। बात समझ आ गई। तो ये हमने क्या कर लिया, रिज़ल्ट निकाल लिया a क्रॉस b का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इंट क्या समझ नहीं आया, ये माइनस कहाँ चला गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो हमने प्लस लिख दिया बेटा यहाँ पे इसकी जरूरत। कौन सा, हाँ अब ज़रा गौर से समझना, ये क्या है bx az नेगेटिव है, जब ये माइनस ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो az bx बन सकता है, ये कर सकते नहीं कर सकते। 2 × 3 = 3 × 2, आंसर क्या आएगा 6। तो 2 × 3 कर लें, 3 × 2 कर लें, आंसर क्या आएगा। अब क्यों यहाँ प्लस क्यों आ गया, क्योंकि ये क्या है बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब ये माइनस और ये प्लस माइनस, ठीक है। ax bz ना करें ना करें ना करें, ये भी ठीक है। तो हमने सबको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसलिए फिर माइनस को क्या कर दिया है मल्टीप्लाई। बात समझ आ गई, कोई क्वेश्चन है बेटा। अब देखो यही रिज़ल्ट आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इस मेथड के साथ नहीं है, वो दूसरे मेथड के साथ है। उन्होंने किस मेथड के साथ किया है कि a क्रॉस b इज़ इक्वल टू a के कंपोनेंट्स और ay इंटू जे प्लस az इंटू के, दरमियान में लगाएं क्रॉस bxi प्लस byj प्लस bzk। बेटा बात समझ आ गई।
अब हम इनको इसको पूरे इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर तीनों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। वो उन्होंने बस ये लिखा हुआ है, इसकी ये चीज़ें नहीं बताई हुई कैसे एक्सपेंड करना है इसको ना, ठीक है। तो फिर आप इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने पिछली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना उनको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो अब आपके पास फिर दोबारा से ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ये आपने कल करके आना है घर से बेटा, ठीक है। तो ये थे हमारे सारी प्रॉपर्टीज़। तो इसमें कुछ MCQs हैं बेटा, वो ज़रा हम जो मैं पहले भी बताता रहा हूँ साथ साथ, लेकिन चंद एक और बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास क्या है बेटा, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और ये A है और ये क्या है बेटा, B है। तो जैसे कि हमने कहा था कि A क्रॉस B की डायरेक्शन ये होती है, और B क्रॉस A की अगर डायरेक्शन की बात करें तो वो ये होगी बेटा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं ये B क्रॉस A है और ये क्या है बेटा, A क्रॉस B है बेटा। बात समझ आ गई। ये इसकी यूनिट डायरेक्शन है, ये इसकी n यूनिट डायरेक्शन है बेटा। तो यहाँ पे इनके दरमियान एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब ज़रा देखो B क्रॉस A और A क्रॉस B में कितना एंगल बनता है बेटा, 180 डिग्री का, एंटी पैरेलल बनेंगे। समझ आ गई। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई बताओ कि A क्रॉस B और B क्रॉस A के दरमियान कितना एंगल बनेगा, तो वो आप क्या कहेंगे, 180 डिग्री। या एंटी पैरेलल होंगे बेटा, क्या होंगे, क्योंकि ये क्या होता है, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ये वेक्टर्स के केस में होता है, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट में बराबर होते हैं ये। क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या रहती है, सेम, और डायरेक्शन क्या हो जाती है, ऑपोजिट। अब मैं यहाँ अगर एक बात लिख दूँ कि भाई A क्रॉस B बराबर होता है किसके, कब, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट हो गई है। अगर डायरेक्शन इस वाले की उलट कर दें तो ये डायरेक्शन बन जाएगी, तो फिर ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर हम ये बात भी लिख दें कि A क्रॉस B का जो मॉड है वो बराबर होता है B क्रॉस A के मॉड के, पता क्या चला कि ये आपस में इक्वल नहीं होते। A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, तो क्या डिफरेंस कहाँ आता है, डायरेक्शन से। नेगेटिव साइन क्या शो करता है, डायरेक्शन से। अब यहाँ से हमें एक बात और पता चल गई कि भाई A क्रॉस B और माइनस B क्रॉस A आपस में इक्वल वेक्टर्स हैं, क्या हैं बेटा। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड माइनस B क्रॉस A, तो फिर इसे क्या आप ऑप्शन लगाएंगे बेटा। मैं ऑप्शंस देता हूँ आपको, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 0 डिग्री या 120 डिग्री। बताएं बेटा कौन सी ऑप्शन सही होगी। बी ऑप्शन सही होगी ना बेटा, बी ऑप्शन गलत होगी, सी ऑप्शन ठीक होगी बेटा। क्योंकि ज़रा देखिएगा कि ये जो एंगल है 180 डिग्री, ये A क्रॉस B और B क्रॉस A के दरमियान में है बेटा, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। किस वजह से इक्वल नहीं है, ड्यू टू द ऑपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन। बात समझ आ गई। अब देखो यहाँ पे किन किन चीज़ों के दरमियान एंगल पूछा गया है, A क्रॉस B और माइनस B क्रॉस A के दरमियान एंगल पूछा गया है बेटा। ठीक है, आपने वही गलती की जो बच्चे करते हैं बेटा, ये मैं आपसे करवाना चाह रहा था। तो अब ज़रा देखो, अगर हम ये कह रहे हैं कि A क्रॉस B और B क्रॉस A आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी सेम है बेटा। तो जब दो चीज़ें, यानी कि इसका नेगेटिव ले लें अगर, तो हमारे पास यही वेक्टर बन जाएगा। सर जब माइनस साइन नहीं होगा तब तो 180 होगा। हाँ, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है तो एंगल कितना है, 180। अब जब माइनस साइन लगा देंगे, नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड तो पहले इक्वल है, मैग्नीट्यूड तो, और पहले ये वेक्टर इक्वल क्यों नहीं था, क्योंकि डायरेक्शन थी इसकी ऑपोजिट। ठीक है, जब हम नेगेटिव ले लेंगे इसका, तो ये इसके ऊपर आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सेम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड पहले इक्वल है, डायरेक्शन हमने नेगेटिव लगा के कर दिए सेम, तो वो वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल, यानी इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होता है बेटा, 0 डिग्री। यहाँ पे भी हमने लिखा था बेटा, दोनों इक्वल वेक्टर्स थे, एंगल कितना था, तो फिर बेटा ये ऑप्शन सही होगी। बात समझ आ गई। और भी बहुत सारे बेटा हैं कि जैसे कि हम क्रॉस प्रोडक्ट में
साइन थीटा की यूज़ करते हैं और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बेटा ज़रा देखो कि अभी हमने यहाँ डायग्राम भी बनाई ये वाली, हमने क्या किया, एक वेक्टर के ऊपर वो कंपोनेंट लिया है जो कि इस वेक्टर के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। बात समझ आ गई? वो कंपोनेंट कौन सा बना था, बी वाई किसके बराबर होता है, बी साइन थीटा के, ठीक है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में हम कौन सा कंपोनेंट लेते थे, जो कि इस वेक्टर के पैरेलल होता था, पहले वेक्टर के क्या होता था, यानी प्रोजेक्शन लेते होते थे कि ए वेक्टर की डायरेक्शन में बी वेक्टर की कितनी प्रोजेक्शन है। बेटा बात समझ आ गई? वो कौन सा कंपोनेंट बनता था, एक्स कंपोनेंट बनता था, और वो बी यानी बी कॉज ऑफ थीटा हम उसको यूज़ करते थे। दैट्स वाई बेटा हम यह क्या करते हैं, साइन थीटा हमारा फंक्शन में आता है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द लेक्चर, you can ask freely in the comment section. Thank you.